हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर है। इजराइल को लगातार दो तरह के मुसलमानों का सामना है। एक तो वो जो उससे ताल्लुकात नॉर्मल करने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे वो जो इजराइल के वजूद को ही ख़त्म करना चाहते हैं। आज वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के लिए पहले सऊदी नॉन रेजिडेंट एम्बेसडर ने प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को अपने दस्तावेज सौंप दिए। सऊदी एम्बेसडर को रामल्ला भेजे जाने को इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने की तैयारी के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और ईरान का कहना है कि किसी भी अरब या मुस्लिम मुल्क का इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करना गद्दारी है। मस्जिद अल अक्सा पर यहूदियों के बढ़ते हुए हमलों को देखते हुए हमास का कहना है कि इजराइल आग से खेल रहा है। उधर ईरान ने अमेरिका और फ्रांस से खाड़ी में न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाली पनडुब्बियों को लाने की इजाज़त नहीं देने की वार्निंग दी है। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इजराइल और सऊदी अरब के बीच अमेरिका के जरिए डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों के दरमियान आज सऊदी एम्बेसडर ने रामल्ला पहुंचकर महमूद अब्बास को अपना दस्तावेज सौंप दिए। हाल ही में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दोनों ने दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा था कि हर दिन वे एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं और समझौता पहुंच के अंदर है। फिलिस्तीनी वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने आज सऊदी एम्बेसडर नायफ बिन बंदर अल सुदैरी को फिलिस्तीन में गैर मामूली और नॉन रेजिडेंट एम्बेसडर के तौर पर यरूशलेम में कौंसलर के तौर पर तस्लीम कर लिया। अल सुदैरी जॉर्डन में सऊदी अरब के एम्बेसडर हैं। प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने रामल्ला में सऊदी एम्बेसडर का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ खैर मकदम किया, जबकि फिलिस्तीनी और सऊदी नेशनल एंथम बजाए गए। प्रेसिडेंट अब्बास ने अल सुदैरी को फिलिस्तीन का दौरा करने के लिए और सऊदी एम्बेसडर के तौर पर उन्हें तस्लीम करते हुए खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि ये कदम दोनों मुल्कों और लोगों के बीच भाईचारे के ताल्लुकात को मजबूत करने में मददगार होगा। मीटिंग के बाद सऊदी एम्बेसडर ने कहा कि मुझे दो मुकद्दस मस्जिदों के कस्टोडियन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को सलाम पहुंचाने और उन्हें दस्तावेज पेश करने पर फख्र महसूस हो रहा है। उन्होंने सऊदी अरब की लीडरशिप की तरफ से जोर देते हुए कहा कि हमने सऊदी और फिलिस्तीन के बीच नज़दीकी ताल्लुकात पर भी जोर दिया और इंशाअल्लाह ये दौरा सभी मैदानों में और ज़्यादा ताल्लुकात को मजबूत करने की शुरुआत होगा। उन्होंने दो मुकद्दस मस्जिदों के कस्टोडियन और उनके क्राउन प्रिंस की तरफ से फिलिस्तीनी लोगों और उनकी मुनासिब मांगों को सपोर्ट करने के रुख को एक बार फिर दोहराया। अल जजीरा के मुताबिक फिलिस्तीन में पहले सऊदी एम्बेसडर नायफ अल सुदैरी और उनका डेलीगेशन 2 दिन के सरकारी दौरे पर आज ट्यूसडे को जॉर्डन से करामा क्रॉसिंग के जरिए कब्जे वाले वेस्ट बैंक पहुंचा। उनका फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के अलावा प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शतिये और फॉरेन मिनिस्टर रियाज अल मलिकी के साथ मिलने का प्रोग्राम है। इससे पहले मंडे को फिलिस्तीनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने सऊदी एम्बेसडर के दौरे का खैर मकदम किया और इसे दोनों मुल्कों के बीच भाईचारे के बढ़ाने के लिए एक तारीखी मील का पत्थर बताया। फिलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक PLO के सेक्रेटरी जनरल हुसैन अल शेख ने भी कहा है कि हम फिलिस्तीन स्टेट में सऊदी अरब के एम्बेसडर का खैर मकदम करते हैं, जो अपने सरकारी दस्तावेज पेश करेंगे। पिछले अगस्त में अल सुदैरी को फिलिस्तीन में नॉन रेजिडेंट एम्बेसडर और यरूशलेम में काउंसलर के तौर पर मुकर्रर किया गया था। 12 अगस्त को जॉर्डन में फिलिस्तीन के एम्बेसडर अताअल्लाह खैरी की मौजूदगी में जॉर्डन की राजधानी अम्मान में फिलिस्तीनी एम्बेसी में प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के डिप्लोमेटिक सलाहकार माजिदी अल खालिदी को उनके दस्तावेज पेश किए गए थे। आपको हम पहले बता चुके हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सऊदी और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल बनाने की कोशिशों में पेशरफ्त की उम्मीद जताते हुए कहा था कि हर दिन हम करीब आते जा रहे हैं। उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि इजराइल के साथ अमेरिका की मीडिएशन वाली बातचीत रोक दी गई है। इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने और फिलिस्तीनी मामले की अहमियत बताते हुए MBS ने कहा कि हमारे लिए फिलिस्तीन का सवाल बहुत अहम है। हमें उस हिस्से को हल करने की ज़रूरत है। हमें देखना होगा कि हम कहाँ जाते हैं।
ہمیں امید ہے کہ یہ ایک مقام تک پہنچے گا۔ اس سے فلسطینیوں کی زندگی آسان ہو جائے گی اور مڈل ایسٹ میں اسرائیل ایک کھلاڑی کے طور پر ابھرے گا۔ حال ہی میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے موقع پر بنجامن نیتن یاہو نے امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے کہا تھا کہ اسرائیل اور سعودی کے بیچ تعلقات نارمل کرنے کا سمجھوتا پہنچ کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ میں مسٹر پریزیڈنٹ ہم اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ ایک تاریخی امن قائم کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا امن عرب اسرائیل ٹکراؤ کو ختم کرنے، اسلامی دنیا اور یہودی ملک کے بیچ صلح حاصل کرنے اور اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ حقیقی امن کو آگے بڑھانے میں کافی مددگار ہوگا۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ پچھلے کچھ مہینے سے سعودی عرب اس کوشش میں ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے اسے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کو سپورٹ مل جائے، تاکہ وہ اپنے لوگوں کو یہ سمجھا سکے کہ اگر فلسطینیوں کو اعتراض نہیں ہے تو دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سعودی عرب فلسطینی اتھارٹی کو مالی مدد دینے کی بات بھی کر چکا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی خود اسرائیل اور امریکہ کی ایجنٹ ہے، یہ بار بار ثابت ہو چکا ہے۔ اسی بیچ فلسطینیوں پر بڑھتے اسرائیل کے ظلم کی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC نے مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کے جدہ شہر میں ہیڈ کوارٹر والے اس اہم سنگٹھن نے غیر قانونی اسرائیلی قبضے والے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے بڑھتے ظلم کی مذمت کرتے ہوئے فوراً ان پر روک لگانے کی مانگ کی ہے۔ فلسطینی سما نیوز ایجنسی کے مطابق OIC کے سیکریٹریٹ نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے ظلم کے واقعات میں بہت زیادہ اضافے اور کرائمز میں تیزی کی سخت مذمت کی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ حالیہ دنوں میں اسرائیلی فوج نے ویسٹ بینک کے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر فلسطینی جوانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ کئی فلسطینی جوانوں کو سیدھے گولی مار کر شہید کیا گیا اور ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا۔ سنڈے کو بھی 2 فلسطینی جوانوں کو گولی مار دی گئی اور تلکرم شہر میں موجود نور شمس ریفیوجی کیمپ کو تباہ کر دیا گیا۔ اسلامی ملکوں کے آرگنائزیشن نے اسرائیلی فوج کے حملوں کو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف کرائم قرار دیا ہے۔ OIC نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے مانگ کی ہے کہ بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے ظلم روکنے کے لیے کوئی سنجیدہ قدم اٹھائے اور تل ابیب پر ضروری دباؤ بنائے۔ ادھر حال ہی میں لبنان کے حزب اللہ نے سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ تعلقات نارمل کیے جانے کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ دشمن کے ساتھ تعلقات نارمل کرنا غداری ہے۔ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے زور دے کر کہا تھا کہ آج ایران ریزسٹنس کا مرکز ہے اور وہ زائونی دشمن کے مقابلے میں تنہا رکاوٹ ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی IRNA نے حال ہی میں شیخ نعیم قاسم کے حوالے سے کہا تھا کہ زائونی حکومت کے ساتھ تعلقات نارمل بنانا غداری ہے، چاہے یہ کام کسی عرب یا غیر عرب ملک کی طرف سے ہو، کیونکہ یہ کام دشمنوں کے گناہوں کی حمایت ہے۔ انہوں نے 1982 میں صبرا اور شتیلا ریفیوجی کیمپ میں ہونے والے قتل عام کی برسی کے موقع پر زور دے کر کہا کہ فلسطین معاملے کا حل فوجی اور غیر فوجی ریزسٹنس ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے فلسطین اور علاقے کے سبھی ریزسٹنس گروپس سے اپیل کی ہے کہ اس سلسلے میں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، کیونکہ اس راستے پر چل کر ہی کامیابی ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صبرا اور شتیلا میں ہونے والا قتل عام اسرائیل کے گناہوں کا ثبوت ہے۔ قبضے والی زمینوں اور علاقوں کی آزادی صرف ہتھیار سے ممکن ہوگی اور ہتھیار اسرائیل کے مقابلے میں تنہا راستہ ہے۔ اس بنیاد پر ہتھیار ہمارے ہاتھوں میں رہنا چاہیے اور ہمیں اپنی طاقت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ حزب اللہ کے ہتھیار ختم کرانے کی بات کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ریزسٹنس اور لبنان کو کمزور بنانے کے خواہش مند ہیں اور یہ اسرائیل کی خدمت کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ حماس کے لیڈر خالد مشعل نے کہا تھا کہ مسجد الاقصیٰ میں غیر قانونی طریقے سے زائونیوں کے داخلے کے واقعات میں اضافہ اسرائیل کا خطرناک قدم ہے۔ اسرائیل دراصل آگ سے کھیل رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں زائونی بستیوں کے رہنے والے یہودی اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی دیکھ بھال میں مسجد الاقصیٰ میں گھستے ہیں، جس پر فلسطینیوں میں غصہ ہے۔ خالد مشعل نے کہا ہے کہ
अब तक फिलिस्तीनियों के रेजिस्टेंस की वजह से इजराइल को ये मौका नहीं मिला कि वो मस्जिद अल अक्सा में मनमानी कर सकें और आइंदा भी उसे इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों का रेजिस्टेंस इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर बाकी रहेगा। उन्होंने इजराइल से कुछ अरब मुल्कों की ताल्लुकात की बहाली के बारे में कहा कि इससे ज़ायोनियों का जुल्म बढ़ा है और वो बार बार मस्जिद अल अक्सा की बेअदबी कर रहे हैं। खालिद मशाल का कहना है कि ईदन और दूसरे त्योहारों का नाम लेकर ज़ायोनी ये कोशिश करते हैं कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर दाखिल हों और मस्जिद को नुकसान पहुंचाकर वो अपना इबादत खाना बनाएं, जिसका वो दावा करते हैं। हमास के लीडर का कहना था कि 2017 के बाद से मस्जिद अल अक्सा में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाले ज़ायोनियों की तादाद तेज़ी से बढ़ी है। उन्होंने फ़िलिस्तीनियों से अपील की कि वे मस्जिद अल अक्सा पहुँचें और हर मैदान में इजरायली हमलों का सामना करें। खालिद मिशाल ने अरब मुल्कों से कहा कि वे इजराइल से हरगिज़ ताल्लुकात बहाल न करें, ये बहुत गलत काम होगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग में दावा किया था कि अरब मुल्कों के साथ इजराइल के मुश्तरक फ़ायदे हैं और इससे बड़े पैमाने पर अमन कायम करने के इम्कान पैदा हुए हैं। उन्होंने दावा किया था कि बहुत जल्द सऊदी अरब से इजराइल के ताल्लुकात बहाली का समझौता होने वाला है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका और फ्रांस को धमकी देते हुए कहा है कि खाड़ी में परमाणु ईंधन वाली पनडुब्बियों के दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के कमांडर अली रजा तंगसीरी ने कहा कि बाहरी मुल्कों अमेरिका, फ्रांस और दूसरे किसी भी मुल्क की परमाणु ईंधन वाली पनडुब्बियों को खाड़ी में आने की इजाज़त नहीं है। पारस टुडे के मुताबिक जनरल तंगसीरी का कहना है कि अमेरिका, फ्रांस और कुछ और मुल्कों के पास परमाणु ईंधन से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। चूँकि फारस की खाड़ी एक बंद इलाका है, इसलिए अगर यहाँ इन पनडुब्बियों में लगे रिएक्टरों को कोई नुकसान पहुंचा या दूसरी किसी किश्ती से उनकी टक्कर हो गई तो ये इलाका अगले 11 साल के लिए दूषित यानी पोल्यूटेड हो जाएगा और इसका पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि ये बड़ी अजीब बात है कि यही मुल्क अपनी परमाणु पनडुब्बियों को बंद खाड़ियों में ले जाने से परहेज करते हैं, लेकिन फारस की खाड़ी में इन पनडुब्बियों को लाते हैं, जबकि ये हरगिज नहीं करना चाहिए। जनरल तंगसीरी ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों से कहना चाहते हैं कि हम हमदर्दी के जज्बे से ये बात कह रहे हैं और हम हमेशा कहते रहे हैं कि बाहरी ताकतें हमारे इलाके में अमन नहीं लाएंगी। ये ताकतें जब अपना मकसद पूरा हो जाएगा तो भारी नुकसान करके फरार हो जाएंगी। हमारे पड़ोसियों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बाहरी ताकतें उनकी हिफाजत के लिए इस इलाके में टिकी रहने वाली नहीं है, बल्कि अचानक यहाँ से रवाना हो जाएंगी। जनरल तंगसीरी ने कहा कि मैं अपने पड़ोसी मुल्कों से एक मुसलमान सिपाही की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि बाहरी ताकतें सिर्फ हथियार बेचने और इस इलाके का गलत इस्तेमाल करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी के 8 मुल्कों के तौर पर हम आपस में मिलकर इस इलाके की हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं। आपने देखा कि किस चालाकी से सऊदी अरब इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की तैयारी कर रहा है। पहले फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के लिए एक एम्बेसडर को तैनात किया गया है, उसके बाद इजराइल के लिए भी एक एम्बेसडर भेज दिया जाएगा। फ़िलिस्तीन मुल्क बनाने की मांग भी करते रहेंगे और अलग से इजराइल का साथ भी दिया जाएगा, लेकिन ईरान, हमास और हिजबुल्लाह इजराइल की इन सभी साजिशों को नाकाम करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।